तो आज का जो क्लास नंबर है वो मेरा क्लास नंबर 47। अच्छा, इससे पहले जो क्लासेस हुई थी उस सब में कहीं किसी को डाउट है तो बोलिए जरा सा। मैं उन लोगों को सब चीज आप लोगों को स्लाइड आप लोगों के सामने में एक बार दिखा लेता हूँ। उस दिन हम लोग किए थे वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम किए थे, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी को देख रहे थे हम लोग। वर्क एनर्जी थ्योरम का बेसिक चीज क्या था कि द टोटल वर्क डन बाय ए फोर्स ऑन ए मूविंग बॉडी इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क एनर्जी जो थ्योरम का स्टेटमेंट है या उसका जो वर्क एनर्जी थ्योरम ही बोल सकते हैं इसको, कि अगर एक मूविंग बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई होता है उसमें जो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंजेस आता है वर्क डन के इक्वल होता है। दैट मीन्स फोर्स अप्लाइंग ऑन ए मूविंग बॉडी। ठीक है, जब हम एक मूविंग बॉडी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हैं तो वर्क डन बाय द फोर्स, जो उस फोर्स के बाद गया जो वर्क डन का काइनेटिक एनर्जी में जो चेंजेज आएगा उसके इक्वल होगा। फिर उसका हमने डेरिवेशन देखा था। डेरिवेशन देखने के बाद हमने फाइनली रिजल्ट यहाँ तक पहुंचे थे कि वर्क डन जो होता है वो हाफ एम बी स्क्वायर, दैट मीन्स ये जो काइनेटिक एनर्जी है हमारा, ये काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर। तो हाफ एम बी स्क्वायर, तो जो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंजेस आया था तो ये हमारा बी टू मैक्सिमम वेलोसिटी था। तो हम ये उस दिन देखे थे, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम जब होता है तो हम कह सकते हैं ये है हमारा मैक्सिमम, यानी इसको कहेंगे मैक्स, और ये है हमारा मिनिमम। मिनिमम, तो ये दोनों का डिफरेंस था और यही था हमारा वर्क डन। ठीक है, तो वर्क एनर्जी जो थ्योरम है वो हमारा थ्योरम बेस यही कहता है कि जो वर्क डन बाय द फोर्स जो होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। फिर हम लोग डिस्कस शुरू किए थे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी देखे थे हम लोग, टू टाइप्स का पोटेंशियल एनर्जी, एक होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा था इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। प्रीवियस क्लास में हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस किए थे। ठीक है, तो उसको डिस्कस करने के लिए एक हम लोग क्या जम किए थे, एक ऑब्जेक्ट है जिसको ये अर्थ सरफेस है, ये हमारा अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस से उसको ऊपर की ओर थ्रो किया जाता है, यानी थ्रो करके उसको पॉइंट बी तक किया जाता है। अब यहाँ पे दैट मीन्स जब थ्रो किया जाता है तो एक जो हाइट है ये और बी के बीच में वो हमारा एच है, एस इज द डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है। और जो ये 4 mg था हमारा, ये हमारा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट फोर्स जिसको कहते हैं mg, वो नीचे की ओर था। तो फिर इसका हमने देखा था कि वर्क डन बाय द कांस्टेंट फॉर mg। mg जो वर्क डन करता है तो वो हमने देखा था कि डिस्प्लेसमेंट ऊपर डायरेक्शन में है और mg नीचे की ओर था। तो वहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में जो एंगल हुआ था वो पाई का हुआ था। पाई मीन दैट मीन्स नेगेटिव आया था, और दैट मीन्स अगर कोई वर्क डन नेगेटिव नीचे की ओर हो रहा है तो उसकी इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में मुझे वर्क डन करना होगा, तभी जाके कोई ऑब्जेक्ट को ऑपोजिट डायरेक्शन में हम ट्रेवल कर सकते हैं। तो ये हमारा आया था कि माइनस mg हमको जो है वर्क डन करना होगा उसके अगेंस्ट में। ठीक है, तो ये माइनस, तो जब यहाँ पे मैंने माइनस माइनस कैंसिल हो गया था तो ये आया था mg, और यही mgh जो अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो स्टोर हो जाता है बॉडी में, और इसी एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, जो कि हमारा इसका इक्वेशन होता है mgh, where m is the mass of the body, g acceleration due to gravity, and h height from the earth surface। ठीक है, ये था हमारा आज जो क्लास 47 में हम देखेंगे। तो हमको देखना है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को हमको स्टडी करने के लिए हमें कुछ चीज़ों को पहले जानना होगा। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम स्प्रिंग का एग्जांपल कंसीडर करेंगे। तो उससे पहले मुझे स्प्रिंग के कुछ बेसिक फंडामेंटल चीज़ों के बारे में जानना होगा, तभी जाके हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को समझ सकते हैं या उसका डेरिवेशन को कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं रिस्टोरिंग फोर्स एंड स्प्रिंग कांस्टेंट। हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स पढ़े थे इलास्टिसिटी में। कोई बता सकते हैं रिस्टोरिंग फोर्स होता क्या है? Substance to regain its original shape and size. ओके, वेरी गुड। अच्छा, नेक्स्ट है मेरा कि ये जो रिस्टोरिंग फोर्स कब बॉडी में प्रोड्यूस होता है? जब वो कोई डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं।
बिल्कुल, गुड, वेरी गुड। चलिए, व्हेन ये स्प्रिंग स्ट्रेच और कॉम्प्रेस्ड, यहाँ पे दो चीज लिखे हैं, एक या तो स्ट्रेच किया जाता है या तो कॉम्प्रेस्ड किया जाता है, या तो उसको खींचा जाएगा या तो उसको प्रेस दबाया जाएगा, ठीक है, फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन। अगर नेक्स्ट फिगर में मैं दिखाऊंगा कि एक स्प्रिंग का जो नॉर्मल पोजीशन होता है वो सपोज मान लिया जाता है कि वो एक्स लेंथ का है, ठीक है, तो उसको जब कॉम्प्रेस्ड करेंगे तो उसकी लंबाई घटेगी और जब उसको स्ट्रेच करेंगे तो उसकी लंबाई बढ़ेगी, ठीक है। अब कहता है फॉर्मल नॉर्मल पोजीशन एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है, मैंने माना कि जो उसकी लंबाई है उसमें चेंज इन लेंथ एक्स, अगर मैं एक्स को इस टाइप से कंसीडर करूं कि एक्स हमारा चेंज इन लेंथ को इंडिकेट कर रहा है, चेंज इन लेंथ, ठीक है, तो ओरिजिनल जो शेप एंड साइज होगा वो दैट मीन्स वहाँ पे कोई शेप एंड उसके साइज में कोई चेंजेस नहीं आए, दैट मीन्स हम कह सकते हैं वहाँ पे वो एक्स इक्वल टू जीरो। अब क्या कहता है कि अगर इसकी डिस्टेंस को एक्स बढ़ाया जाए या घटाया जाए, ठीक है, देन ए रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग ब्रिंग द ब्रिंग इट इनटू द नॉर्मल पोजीशन। जब इसके स्प्रिंग के साथ छेड़छाड़ किया जाएगा दैट मीन्स या तो उसको कॉम्प्रेस किया जाएगा या तो उसको स्ट्रेच किया जाएगा, तो उसके इंटरनल इनसाइड द स्प्रिंग एक फोर्स जनरेट होता है जिसको हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स के नाम से जानते हैं। वो फोर्स क्या करता है, स्प्रिंग को उसके नॉर्मल कंडीशन में ले आता है। अगला अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हम लोग हुक्स लॉ से ये भी जानते थे रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एक्स एंड इट्स डायरेक्टेड ऑलवेज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट फिगर की ओर आते हैं। सपोज कीजिए ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट फिगर है स्प्रिंग का, जहाँ पे ये नॉर्मल है, नॉर्मल, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे चेंज इन लेंथ जो है हमारा जीरो है, यानी इसका जो चेंज इन एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे चेंज इन लेंथ, नॉट लेंथ, चेंज इन लेंथ, चेंज इन एल में। तो एक्स हमारा एक्स यहाँ पे यानी कह सकते हैं कि नॉर्मल पोजीशन हो तो जब उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा तो उसके लेंथ में कोई चेंजेस नहीं होता है। बट जब उसको प्रेस किया जाता है, स्प्रिंग को प्रेस किया जाता है, तो क्या होगा, हमारा जो ये एक्स है, ठीक है, चेंज इन लेंथ क्या होगा, घट जाएगा, घट जाएगा, तो वहां पे हम इसको नेगेटिव से दिखाए हैं। नेगेटिव साइन क्या क्या बता रहा है कि हमारा वो जो लंबाई है वो हमारा कम हो रहा है। नेक्स्ट है, जब इसको स्ट्रेच कर रहे हैं, स्प्रिंग को पकड़ के दोनों साइड से खींचते हैं तो क्या होता है, इसके लंबाई बढ़ जाता है, इसलिए हम वहां पे उसको प्लस एक्स से इंडिकेट किए हुए हैं, ठीक है। यानी माइनस एक्स ये इंडिकेट करता है कि स्प्रिंग की लेंथ घट रहा है और प्लस एक्स ये रिप्रेजेंट करता है कि स्प्रिंग की लंबाई बढ़ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे माइनस और प्लस, माइनस घट रहा है, प्लस दैट मीन्स वो बढ़ रहा है। नेक्स्ट दैट मीन्स अब हम यहाँ पे देखते हैं ये जो है फोर्स, दैट मीन्स कौन सा फोर्स, जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया गया, या फिर हम बात करें रिस्टोरिंग फोर्स की इनसाइड द बॉडी, तो वो कितना होगा, तो वो होगा रिस्टोरिंग फोर्स, ये जो फोर्स है ये रिस्टोरिंग फोर्स है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स स्प्रिंग के लेंथ में कितना का चेंजेस आया है वो उसके वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे ही यह प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा एक कांस्टेंट आता है यहाँ पे, कांस्टेंट, जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट के, और इसी को कहा जाता है के इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट, और इसी के को कहा जाता है स्प्रिंग कांस्टेंट। ये जो के है इसी को कहेंगे हम स्प्रिंग कांस्टेंट। अब इफ एक्स इक्वल टू 1, अगर जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो या फिर कॉम्प्रेस्ड करने या स्ट्रेच करने के बाद जो लंबाई में चेंज इन लेंथ अगर यूनिट हो जाए, तब हम कह सकते हैं नॉमेरिकली कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्वल होगा, ठीक है। रिस्टोरिंग फोर्स हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्वल होगा, और हम इसको कह सकते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। ये क्लियर है सबको, स्प्रिंग कांस्टेंट? यस सर। ठीक है। अब है स्प्रिंग कांस्टेंट से हम क्या समझेंगे, चलिए देखिए, स्प्रिंग कांस्टेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिस्प्लेसमेंट। अब हम इसको कहेंगे कि यूनिट डिस्प्लेसमेंट
स्प्रिंग में यूनिट डिस्प्लेसमेंट लाने के लिए जो फोर्स का जरूरत पड़ेगा हम उसको कहेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट। इफ रिक्वायर्ड फोर्स इज मोर, अगर डिस्प्लेसमेंट लाने के लिए अगर हमें फोर्स ज्यादा का जरूरत पड़ेगा तब हम कहेंगे कि वह जो स्प्रिंग होगा वह स्टीफ होगा, बहुत ही हार्ड है, ठीक है। और अगर फोर्स अगर हमें कम अगर जरूरत पड़ता है तो कहेंगे स्प्रिंग जो है वो काफी सॉफ्ट है। हम लोग देखे हैं एक पतला स्प्रिंग और एक बहुत ही मोटा वायर से बना स्प्रिंग, दोनों में यही डिफरेंस होता है कि एक में एक को स्ट्रेच करने में काफी कम फोर्स अप्लाई करना होगा और दूसरे को स्ट्रेच करने के लिए हमें काफी ज्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा। तो के रिप्रेजेंट करता है कि एक्चुअली के इज मेजर ऑफ सॉफ्टनेस और सॉफ्टनेस एंड स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। एक स्प्रिंग कितना सॉफ्ट है और कितना हार्ड है ये रिप्रेजेंट करता है स्प्रिंग कांस्टेंट हमारा। स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन F by x square, F is force and x is displacement, that means the dimension formula of स्प्रिंग कांस्टेंट के m (10⁻²) और इसका ऐसा यूनिट हो गया न्यूटन मीटर। चलिए, अच्छा, स्प्रिंग कांस्टेंट का जो ऐसा यूनिट हमने देखा न्यूटन मीटर होता है, इसका यूनिट हम सीजीएस सिस्टम में जानना चाहेंगे बिमल मुर्मू से। बिमल मुर्मू, आप हमें ये बताइए कि ऐसा यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के का सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट क्या होगा, आप ये बताइए। सीजीएस यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के, आप बोलिए स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट सीजीएस सिस्टम में क्या होगा? केजी पर सेकंड पर स्क्वायर सर। नहीं, न्यूटन तो ऐसे सिस्टम में कहते हैं। फोर्स का यूनिट सीजीएस सिस्टम में क्या होता है? फोर्स का यूनिट सीजीएस सिस्टम में क्या होता है? डायन। सुने हैं नाम? डायन नाम सुने हैं? धनी राम, आप बोलिए तो इसका सीजीएस सिस्टम में यूनिट क्या होगा? डायन पर मीटर। डायन पर मीटर। अच्छा, सीजीएस में डायन पर मीटर होगा? आप कहीं गलती कर रहे हैं सर। सेंटीमीटर होगा। डायन सेंटीमीटर होगा। डायन सेंटीमीटर। ठीक है, छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिएगा। हम लोग छोटी छोटी गलतियां करते हैं, बड़ी गलतियां नहीं करते। चलिए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो के क्या स्प्रिंग के बारे में हमें क्या बताता है? स्प्रिंग कांस्टेंट स्प्रिंग के बारे में यही बताता है कि वह कितना सॉफ्ट है और कितना हार्ड होगा। इसके बारे में हमें ये इंफॉर्मेशन देता है स्प्रिंग कांस्टेंट के। अगला है, अब इतना दूर आने के बाद हम देखेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब हम देखते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इन ऑर्डर टू डिफॉर्म, दैट मीन्स डिफॉर्म हो रहा है, दैट मीन्स चेंज इन शेप और साइज ऑफ ए बॉडी, वर्क इज टू बी डन ऑन इट अगेंस्ट द इलास्टिक फोर्स। ठीक है, अब एक इलास्टिक फोर्स के अगेंस्ट में एक वर्क डन करना होगा, तब हम उस स्प्रिंग को डिफॉर्म कर पाएंगे या फिर उसकी साइज को चेंज कर पाएंगे। ठीक है, विच इज स्टोर्ड इन द बॉडी एज पोटेंशियल एनर्जी एंड कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और यही एनर्जी या यही वर्क डन स्प्रिंग में स्टोर हो जाता है एज ए पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 स्प्रिंग है आपके सामने, एक फर्स्ट है, दूसरा 2 है। जब आप इस स्प्रिंग को एक दोनों साइड से प्रेशर देंगे तो स्प्रिंग का जो एक रिस्टोरिंग फोर्स होगा, इस डायरेक्शन में आपको एक फोर्स अप्लाई करेगा, इस डायरेक्शन में भी एक फोर्स अप्लाई करेगा। इन बोथ डायरेक्शन स्प्रिंग अप्लाई फोर्स। ठीक है, आपको उस फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करना होगा, दैट मीन्स आपको एक फोर्स भी लगाना होगा। फोर्स के लगाने के फलस्वरूप एक डिस्प्लेसमेंट भी होगा, दैट मीन्स आप एक वर्क कर रहे हैं। और यही वर्क जो है स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। सेम केसेस यहाँ भी है। इस वाले फिगर को आप देखेंगे तो सेम केसेस, सेम घटना यहाँ पे भी हो रहा है। आप जब भी इसमें स्ट्रेचिंग फोर्स लगा रहे हैं, स्ट्रेचिंग फोर्स, दैट मीन्स आप पकड़ के इसको खींच रहे हैं, आपको यहाँ पे जब खींचेंगे तो यहाँ पे स्प्रिंग एक इस डायरेक्शन में इधर से भी एक फोर्स लगेगा और यहाँ पे भी एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। दैट मीन्स उसके जो कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस आ रहा है उस चेंज को वो अपोज करेगा। ठीक है, तो ये जो अपोज कर रहा है, आपको उस अपोजिशन के से ज्यादा आपको फोर्स अप्लाई करना होगा।
तभी जाके वो आप स्प्रिंग को स्ट्रेच कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे स्ट्रेच कर रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे भी फोर्स लगाने के बाद आपको एक डिस्प्लेसमेंट मिलता है। तो जब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, देन वी कैन से सम वर्क डन बाय द स्ट्रेचिंग फोर्स, और यही स्ट्रेचिंग फोर्स जो है वो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक्सप्रेशन, ये जो पोटेंशियल एनर्जी जो स्प्रिंग के अंदर होता है वह कितना होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम टॉपिक है हमारा एक्सप्रेशन फॉर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो वह जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वह हाउ मच कितना होगा, और इसको हम कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए, व्हेन ये स्प्रिंग स्ट्रेचेस और कंप्रेस्ड फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन, जब एक स्प्रिंग को उसके नॉर्मल पोजीशन से या तो स्ट्रेच किया जाता है या फिर कंप्रेस्ड किया जाता है, दबाया जाता है या फिर उसको खींचा जाता है, then the work has to be done by the external force against restoring force। अब क्या करना पड़ता है, रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट एक्सटर्नल फोर्स को वर्क करना पड़ता है, तभी तो जाके वो उसका जो साइज है या फिर कॉन्फ़िगरेशन है उसमें चेंजेस आया। जब तक उसके रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क ना किया जाए तब तक तो उसमें कोई चेंजेस या फिर उसमें कोई परिवर्तन ही हम ला नहीं सकते हैं। ठीक है, तो किया जाता है। अब मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखा है, आप लोग देख सकते हैं कि एफ एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू माइनस रिस्टिंग फोर्स इक्वल टू के एक्स। तो ये दोनों रिलेशन क्या है, और मुझे समझाइए। फोर्स एक्सटर्नल इक्वल टू माइनस रिस्टोरिंग फोर्स, इसका मतलब क्या है, इस लाइन का हमें क्या बताता है कि ये लाइन क्या, इस लाइन से क्या रिलेशन में। सर जब भी कोई फोर्स कोई ऑब्जेक्ट पर हम अप्लाई करते हैं तो वो अपोज करता है उसको, वो माइनर डायरेक्शन वही शो करता है, वो अपोज मतलब फिर वेरी उसको गुड, यस वेरी गुड, क्योंकि वो रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छे ओम प्रकाश, कि एक्सटर्नल फोर्स जब भी हम अप्लाई करते हैं और जो वो जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वह इक्वल होता है, लेकिन वह क्या, उसका डायरेक्शन क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। अब हम आगे बढ़िए थोड़ा सा, उस वहां पे लिखा है के एक्स। ठीक है, अब हम जब हम स्प्रिंग कांस्टेंट को डिफाइन किए थे तब हमने उसको कैसे क्या बोल के डिफाइन किया था, इफ यूनिट डिस्प्लेसमेंट, अगर फोर्स अप्लाई करने के बाद अगर यूनिट डिस्प्लेसमेंट हो तो हम कहेंगे, तो ही हम उसको बोल सकते हैं कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो फोर्स के बराबर होगा, चाहे वो एक्सटर्नल फोर्स हो चाहे रिस्टोरिंग फोर्स, यानी वो एफ के इक्वल होगा। तो अब यहाँ पे ये जो एक्स है, यहाँ पे के और एक्स जब मैंने लिखा है, एक्स क्या होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए यहाँ पे, तो ही हम इसको लिख सकते हैं कि एक्स। अब आगे इसको, लेट द स्प्रिंग इज फर्दर स्ट्रेच थ्रू द डायरेक्शन dx देन वर्क डन। अब क्या, अब बोला जाता है कि स्ट्रेच को और सॉरी स्प्रिंग को और ज्यादा स्ट्रेच किया जाता है, यानी कब तक, dx डिस्टेंस तक, देन द वर्क डन। ठीक है, डी डब्ल्यू इक्वल टू जो वर्क डन किया गया, फोर्स इनटू, हम लोग जानते हैं डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इनटू दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है, तो एक्सटर्नल फोर्स इनटू dx cos थीटा। अब यहाँ पे हम ये अप्लाइड स्प्रिंग अगर इस टाइप का है, आप फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, ये सपोज मान लीजिए ये फिक्स है, ये फिक्स किया हुआ इधर, यहाँ पे ये फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई है, और आप देखेंगे आपको डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी यही मिलेगा। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बनता है वो हमारा 0 डिग्री होता है, दैट मीन्स cos 0, और हम लोग जानते हैं cos 0 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। तो अब यहाँ से एफ एक्सटर्नल हम लोग देख चुके हैं, ये के एक्स होता है और ये डी एक्स आया हमारा, ये डी एक्स, क्योंकि cos थीटा का वैल्यू हमारा 1 होता है अकॉर्डिंग टू कॉस्ट 0 डिग्री इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमारा ये वर्क डन जो आया के एक्स इंटू डी एक्स आया। अब हम देखेंगे कि therefore the total work done to stretch the spring through distance x from its main position। अब हम क्या देख रहे हैं कि वर्क डन जो किया गया है वो कहाँ से, स्प्रिंग का जो एक मेन पोजीशन था, दैट मीन्स हम कहेंगे उसकी लंबाई को 0 से x तक बढ़ाया गया है, 0 से x तक बढ़ाया गया है। तो जब भी हम उस कंडीशन में 0 to x के बीच में आया था तो उसको कैलकुलेशन मेथड से फाइंड करते हैं, तो हमारा जो इंटीग्रेशन का लिमिट हो जाएगा वो 0 to x हो जाएगा। तो दैट मीन्स वर्क डन इक्वल टू 0
एक्स एंड डी डब्ल्यू दैट मीन्स वर्क डन जो किया गया उसके लिए। तो हम लोग डी डब्ल्यू का वैल्यू फाइंड कर चुके थे प्रीवियस स्लाइड में, वो के एफ इंटू डी एक्स था। अब यहाँ पे जो के है, के इज कांस्टेंट है हमारा, के स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन नहीं होता है। अब यहाँ पे x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये लिमिट यह हो गया लोअर लिमिट और ये हो गया अपर लिमिट। तो जब लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है, वेयर हाफ 1/2 के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, और x क्या है, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेस्ड जो स्प्रिंग को फर्दर जितना स्क्रीज किया गया है उस डिस्टेंस का वो स्क्वायर है। अब कहता है दिस वर्क डन, ये जो हमारा वर्क डन आया स्प्रिंग में, स्प्रिंग का जो वर्क डन जो आया आप लोगों के सामने, ये वर्क डन, ठीक है, वर्क डन जो हुआ स्प्रिंग में, दिस वर्क डन इज स्टोर एज पोटेंशियल एनर्जी इन द स्ट्रेचेज स्प्रिंग, ठीक है। अब यही जो स्ट्रेचेज एनर्जी में जो वर्क किया गया, ये वर्क निकला हमारा कब, जब हम एक फोर्स लगा के एक स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हैं तो, ठीक है, स्ट्रेचिंग स्प्रिंग में ही हमारा वर्क डन है। तो ये जो हमारा वर्क डन है, यही वर्क डन स्टोर हो जाता है स्ट्रेचेज स्प्रिंग में एज ए पोटेंशियल एनर्जी। तो इसी को हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको इंडिकेट किया जाएगा यू से, और इसका जो मैथमेटिकल रिजल्ट होता है वो होगा हाफ के एक्स स्क्वायर। इसको याद रखने का तरीका यही है कि हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो भी क्या है, वेलोसिटी है। अब यहाँ पे स्प्रिंग के केस में क्या आता है, ये स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट होता है, उसकी लंबाई को घटाया बढ़ाया जाता है, इसलिए वहां पे एक्स, और एम क्या है, मास। मास क्या है, मास कांस्टेंट है, और हम लोग स्प्रिंग में कांस्टेंट क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट के। तो इस टाइप से हम इसको याद रख सकते हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। स्प्रिंग वेयर के इज स्प्रिंग कांस्टेंट एंड एक्स इज डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग। आगे है एक आप लोग का सिलेबस का काफी इंपॉर्टेंट चीज है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये क्या कहता है, हम इससे पहले भी बात कर चुके थे, ठीक है। ये प्रिंसिपल ये कहता है इन द एब्सेंस ऑफ फ्रैक्शनल फोर्स, अगर ऐसा मान लिया जाए कि फ्रैक्शनल फोर्स नहीं है, ठीक है, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ योर बॉडी और योर सिस्टम इज कंजर्व, उस जो सिस्टम और का जो एंड टोटल एनर्जी होगा वो कंजर्व, ठीक है। यानी दैट मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट हो या फिर कोई भी सिस्टम का हो, उसका जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होता है वह कंजर्व होता है। अच्छा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी का मतलब आप समझ रहे हैं, तो व्हाट डू यू मीन बाय टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ योर सिस्टम, दैट मीन्स व्हिच टाइप्स ऑफ एनर्जी। सर सम ऑफ काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। वेरी गुड, एक्सीलेंट, गुड। तो हम देखेंगे कि कोई भी एक बॉडी हो, उसका जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है वो दोनों हमेशा स्टोर रहता है। इसके लिए आप लोग एक देखिए, आप लोग इस स्लाइड के राइट साइड में एक फिगर ऐड किया गया है। इस फिगर से आप देख सकते हैं कि यह एक ही ऑब्जेक्ट को 3 पोजीशन पे रखा गया है। यह टोटल यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है वो h हाइट है, ठीक है। दैट मीन्स इस ऑब्जेक्ट को h हाइट पर रखा गया है, यानी ये जो ऑब्जेक्ट A है, इस ऑब्जेक्ट को h हाइट पे, यानी जमीन से h हाइट पर इसको रखा गया है। दूसरा है, जब वह ऊपर से यहाँ तक x हाइट तक नीचे की ओर आ जाता है, और एक जब वह ग्राउंड को टच कर जाता है, तो 3 कंडीशन में हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट का जो टोटल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, ठीक है। अब बताइए, कोई बता सकते हैं कि जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे टॉप पे है, यानी हम कह सकते हैं वो h हाइट पे है, तो उसके पास टोटल एनर्जी कितना होगा, हाउ मच मैकेनिकल एनर्जी एट द टॉप, दैट मीन्स यहाँ पे टोटल यहाँ पे इस, हाँ बोलिए कितना हो सकता है यहाँ पे सम ऑफ हम जब भी बात करेंगे टोटल काइनेटिक मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, कोई बता सकते हैं दोनों का सम कितना होगा यहाँ पे, बोलिए। धनीराम आप कुछ बोल रहे थे। सर mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर।
चलिए, और कोई? धनीराम आप बोलिए जरा, आप कुछ बोल रहे थे। नो सर, हम नहीं बोले। चलिए, यहाँ पे देखते हैं, ये जो यहाँ पे टॉप पे जब ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब मैंने ये यहाँ पे अगर ये फ्री फॉल होता है, अगर यहाँ से इसको मैं फ्रीली छोड़ देता हूँ, तो एक चीज यहाँ पे बात करेंगे मैं इसके वेलोसिटी के बारे में। यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा जब मैं उसको छोड़ रहा हूँ, दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा, 0 होगा। यस सर। होगा तो यस सर। होगा तो क्या वहाँ पे कोई काइनेटिक एनर्जी होगी? तो वहाँ पे कौन सा एनर्जी होगा? यहाँ से h हाइट तक ऊपर उठा गया है, तो यहाँ पे जो एनर्जी होगा उसको हम कहेंगे टोटल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे होगा वो होगा हमारा, इस जगह पे टोटल एनर्जी होगा m एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और टोटल हाइट h, टोटल हाइट h। तो हमारा इस जगह पे जो एनर्जी होगा वह mgh होगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों का जो मैंने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का को अगर ऐड करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो यही आएगा, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। अब इस बी ऑब्जेक्ट के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे तो कुछ वेलोसिटी होगा श्योर है, दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे मान लूं कि ये वेलोसिटी v1 है, u है, अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी मानूं, इसको कुछ भी मान लूं, कुछ भी आप कंसीडर कीजिए, कोई ये मैटर नहीं करता है, लेकिन ठीक है, ये इसको v1 मानते हैं, ये u मानते हैं इनिशियल, इसको v1 कंसीडर कर लेते हैं v1। तो यहाँ का जो वेलोसिटी है हमारा वो हो गया v1। अब यहाँ पे एक चीज हम जब देखेंगे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा इस जगह पे, टोटल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक क्या होता है, हाफ m एंड v स्क्वायर। m के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, जो भी होगा वह v स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ पे v1 है तो ये v1 स्क्वायर के ऊपर ही बातें होगी। ठीक है, चलिए हमको उसको हम स्लाइड वाइज समझते हैं। बात सुन पा रहे हैं आप लोग? यस चलिए, यहाँ पे क्या किया हम लोग, लेट ए बॉडी ऑफ मास m, सिर्फ क्या क्या मैंने जो फिगर बनाया है उसको थोड़ा सा मतलब एक्सप्लेन किया है, और कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक एक्सप्रेशन अबाउट दिस फिगर है। लेट ए बॉडी ऑफ मास m, एक m मास का बॉडी, दैट मीन्स ये जो ए बी सी है, ये ए बी सी कोई तीन ऑब्जेक्ट नहीं है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये पोजीशन है, ये टॉप है, ये मिडिल पोजीशन में है और ये ग्राउंड फ्रेम में है, ये तीन पोजीशन है। ऑब्जेक्ट एक ही ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, रिलीज एट ए पॉइंट ए एट ए हाइट कैपिटल H। इसको रिलीज किया जाता है h हाइट से, जहाँ पे पॉइंट ए है, यानी पॉइंट ए से उसको रिलीज किया जाता है। जब रिलीज किया जाता है, और कंसीडर ये भी हमको कंसीडर करना होगा कि फ्रैक्शनल फोर्स ड्यू टू एयर, माने एयर के कारण जो फ्रैक्शन होता है वो नेग्लेजिबल है या फिर नहीं है। अगला है अबाउट जो है एच, एक मिनट यहाँ पे क्या था, अर्थ, एच जो है वो अबव द अर्थ है, यानी एच हाइट जो है वो अर्थ सरफेस के अबव है, एच हाइट तक। द बॉडी स्टार्ट फॉलिंग फ्रीली अंडर द ग्रेविटी। अब बॉडी अगर यहाँ पे कोई या क्या बोलते हैं फ्रैक्शन फोर्स, एयर फ्रैक्शन काम नहीं करता है, तो क्या होता है, बॉडी हमारा फ्री फॉल होना स्टार्ट कर जाता है। वी एज्यूम दैट फ्रैक्शन फोर्स ड्यू टू एयर इज नेग्लिजिबल। हमने ये एज्यूम किया है कि जो एयर के कारण जो फ्रैक्शन फोर्स होता है वह है ही नहीं। वी ऑल्सो कंसिडर पोटेंशियल एनर्जी टू बी जीरो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। और हम लोग ये भी जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सरफेस अर्थ के सरफेस पे रखा होता है वहां पे भी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा। दैट मीन्स अगर सपोज कीजिए कि अर्थ सरफेस है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्ट टू द सरफेस ऑफ द अर्थ अगर है, तो हम कह सकते हैं इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगा यह क्या होगा, जीरो होगा। ये इतने चीजों को हमने कंसीडर करके इसको प्रूव कर रहा हूँ। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑन द अर्थ सरफेस इज जीरो।
आगे देखिए, अब जो है एनर्जी एट ए, इस पॉइंट पे एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी जीरो, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल जो वेलोसिटी है u इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स अगर आपके पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, तो यहाँ पे तो एम जीरो हो ही नहीं सकता है, तो यहाँ पे भी अगर जीरो हो गया दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी टोटल क्या हो गया हमारा, जीरो हो गया। तो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी जीरो। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मास mgh। तो यहाँ पे देखिए मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h दैट मीन्स टोटल हाइट, ये h। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी। दैट मीन्स कह सकते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट द पॉइंट ए। दैट मीन्स यहाँ पे ये ई का ये लिखा मतलब है एनर्जी एट ए इक्वल टू mgh। तो हमने एनर्जी एट ए निकाल लिया। दूसरा एनर्जी एट द पॉइंट बी, जब हम एनर्जी निकालते हैं पॉइंट बी के ऊपर, ठीक है, पॉइंट बी पे जब हम एनर्जी निकालते हैं तो क्या होगा, अब वेलोसिटी जो पहले था जब वो फ्री फॉल हो रहा था या फिर कह सकते इनिशियल में, तब वहां पे वेलोसिटी जीरो था। लेकिन जब ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी में यहाँ पे जब कोई चीज यहाँ तक आएगा तो है यहाँ पे कोई वेलोसिटी इसके पास आ जाएगा। हम लोग जानते हैं एक इक्वेशन v इक्वल टू, यहाँ पे कह सकते हैं u प्लस 80। दैट मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल होता है, दैट मीन्स अगर वेलोसिटी अगर ये जीरो हो जाता है तो ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये इसका वैल्यू होता है 9.8 इंटू कुछ तो टाइम लगा होगा यहाँ पे आने में, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड। तो यह ऑब्जेक्ट जो है वो 9 पॉइंट, अगर 1 सेकेंड की बात करें 1 सेकेंड में, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड का ये वेलोसिटी गेन कर लेता है 1 सेकेंड में। तो यहाँ से यहाँ तक तो आने में कुछ तो टाइम लगेगा ही इसको आने में, तो 1 सेकेंड हो चाहे 2 सेकेंड हो, तो एक वेलोसिटी गेन कर लेता है, उसको हमने माना है v1। यानी v1 इज द वेलोसिटी एट द पोर्शन b, मीन b पोर्शन पे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी v1 है, ठीक है। वो कितना डिस्टेंस चलता है, वो ऊपर फ्रॉम ए से x डिस्टेंस चलता है, और उसका जो वेलोसिटी v1, सारी चीजों को हमने इन फिगर हमने देखा। अगला देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। अब एम वी 1 के जगह पे मैं इसको एक काइनेटिक्स का जो इक्वेशन होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे जो gh होता है, ऐसा 2gh नहीं होता है, यहाँ पे 2as होता है ये इक्वेशन। अगर हम इसको अगर देखा जाए तो ये जो इक्वेशन होता है ये होगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 as 2as। यहाँ पे u एंड v बोथ आर सेम, बट यहाँ पे देखिए ये एक्सेलरेशन की जगह पे ये आ गया है और ये h की जगह पे ये s आ गया है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये जो काइनेटिक इक्वेशन था, तो हम लोग जब देखे थे ऑब्जेक्ट कोई लीनियर मोशन पे है या फिर स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, तो उसके लिए काइनेटिक इक्वेशन था। तो जब काइनेटिक इक्वेशन फॉर कब जब कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटी में ग्रेविटी के कारण मोशन होता है, तो वहां पे ये एक्सेलरेशन के जगह पे लीनियर एक्सेलरेशन होता है, या फिर जो हम लोग नॉर्मल फोर्स अप्लाई करने के बाद जो एक्सेलरेशन होता है वो चेंज होकर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाता है जी। और ये जो डिस्प्लेसमेंट था हमारा, वो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हाइट के फॉर्म में आ जाता है, इसलिए ये इक्वेशन हो गया है 2gh, वेयर g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड h हो गया हाइट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ठीक है। ठीक है, तो यूजिंग ये वाला हो गया। अब है ये mgh, ठीक है,
ये इक्वेशन जो आ गया हमारा वो है mgh। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप इस इक्वेशन पे, अगर यहाँ पे मैं इनिशियल वेलोसिटी की जगह पे मैं इसको 0 पुट करूँ तो यहाँ पे इसको अगर मैं v1 लिखूं तो ये आ जाएगा 2gh, और x हमारा ये डिस्टेंस हो जाएगा x, h की जगह पे हम ये x लिखेंगे तो ये आ गया मेरा 2gh। ठीक है, तो ये हो गया 2x। अब ये यहाँ पे इस इक्वेशन में ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो गया हमारा mgx। ठीक है, नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हम लोग जानते हैं mgh होता है। अब यहाँ पे जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ तक पहुंच चुका है, दैट मीन्स इसका जो टोटल हाइट h था उसमें थोड़ा सा कमी आ गया। हाँ, तो ये जो mgh है, ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी को देखिए कि पोटेंशियल एनर्जी mg और h में क्या, टोटल h में ये x डिस्टेंस कवर हो गया तो ये x डिस्टेंस माइनस हो गया तो mgh की जगह पे h माइनस x आ गया। टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट द पॉइंट बी, तो एट द पॉइंट बी पे हमारा टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी है वो हो गया mgx, ठीक है, प्लस mg इंटू h माइनस एक्स इक्वल टू mgh। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि पहला जो एट द पॉइंट यहाँ भी हमारा मैकेनिकल एनर्जी आया था mgh और स्मॉल m होगा। ठीक है, और यहाँ पे भी पॉइंट बी पे भी हमारा जो मैकेनिकल एनर्जी आया mgh ही आया। ठीक है, अब पॉइंट सी के ऊपर हम मैकेनिकल एनर्जी के बारे में, टोटल मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। तो क्या कोई बता सकते हैं कि सी के ऊपर टोटल मैकेनिकल एनर्जी को हम कैसे फाइंड करेंगे? काइनेटिक एनर्जी क्या होगा एट द पॉइंट ऑफ सी? सी पे मैकेनिकल जो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा सी के सर एक बार फिर सर क्या बोले? सी पर एट द पॉइंट सी, यहाँ पे जो देख रहे हैं फिगर में सी, यहाँ पे सबसे जो जहाँ पे ग्राउंड को टच कर रहा है वहां पे इस ऑब्जेक्ट का जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगा दो होगा, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो हम काइनेटिक एनर्जी को कैसे फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे और वो कितना होगा, यही मेरा क्वेश्चन है। चलिए मैं तो बताऊंगा ही, मैं 2 मिनट का समय देता हूँ, आप लोग थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कीजिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पे सफाई कर देता हूँ। v1 माइनस v2। चलिए देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग देखिए इस चीज को, सारे चीज मैं ही करूंगा तो आप लोग शायद थोड़ा सा कम समझ पाएंगे। आपका साथ चाहिए तभी आपका विकास संभव होगा। चलिए तो देखिए इस चीज को कि पॉइंट सी पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या क्या होगा, सोच के रखिए, मैं किसी से भी पूछूंगा। आप ये नहीं कि आप लेफ्ट लेना शुरू हो जाइए, ठीक है? अगर आपको नहीं आएगा तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि क्या होगा, कैसे होगा। आप लोग का भी थोड़ा पार्टिसिपेशन चाहिए मुझे। चलिए देखिए बताइए, सोचिए 2 मिनट, मैं समय दे रहा हूँ आपको। चलिए बोलिए अब कौन सा एनर्जी जीरो होगा? पोटेंशियल एनर्जी। चलिए पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा। काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात कीजिए। काइनेटिक एनर्जी बोलिए। mgh। अच्छा mgh आप लोग बता दिए या फिर mgh को फाइंड कर लिए आप? कैलकुलेशन कर पाएंगे mgh आखिर आया कैसे? धनीराज सर इसमें भी तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। हाँ वो तो जीरो ही होगा, जब पूरे लेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा। चलिए अच्छी बात और है। डिस्प्लेसमेंट तो h होगा, कैपिटल एच लेंगे डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हाँ तो यही फॉर्मूला से v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। चलिए देखिए स्लाइड। एनर्जी एट द पॉइंट सी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, और फिर वही सेम फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला जब अप्लाई किया तो ये हो गया हाफ, यहाँ पे टोटल, यहाँ पे इस जगह पे मैं h लूंगा, वहाँ पे h मैंने रख या फिर जो भी कुछ लिया था, तो ये आ गया हमारा mgh। तो ये कह सकते हैं तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट द पॉइंट सी, जो दोनों का योग है हमारा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, वो हमारा mgh, यानी तीनों पॉइंट पे देख सकते हैं कि हमारा सेम है टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, अच्छा अब एक चीज बताइए यहाँ पे, अब जो पॉइंट बी के ऊपर ये जो इक्वेशन मैंने पॉइंट बी पे बात किया है, यहाँ पे कि कोई ऑब्जेक्ट जो ऊपर से गिरता है तो एट द
बी के पास कितना एनर्जी होगा, या फिर बी के पास कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा या काइनेटिक एनर्जी होगा, ये डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों के लिए। तो इस चीज को थोड़ा सा केयरफुली जरूर देखिएगा, दिमाग में इसको जरूर बैठा लीजिए कॉन्सेप्ट को, कि क्वेश्चन में कभी भी ऐसा हो कि एक ऑब्जेक्ट को V1 एक ऑब्जेक्ट को फ्रीली फॉल होता है आफ्टर 5 सेकेंड, या फिर इतना टोटल लेंथ अगर दिया हुआ हो, तो ऐसा नॉमिकल प्रॉब्लम अगर आपको आपके पास आए तो जैसे आप लोग सॉल्व कर पाए कि तो जब बीच में जब मान लेते हैं कि 50 मीटर हाइट से एक बॉल जमीन पे गिर रहा है, जब उसकी हाइट पर 25 मीटर थी, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। इस टाइप का क्वेश्चन काफी आता है और काफी सॉल्व करने को हम लोगों को मिलता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा माइंड में जरूर रखिएगा कि जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से हाफ डिस्टेंस में आए, या फिर कई बार आप लोगों ने ऐसा क्वेश्चन भी देखा होगा कि एक बॉल को जब ऊपर से फेंका, छत से फेंका गया, वो खिड़की के पास आया, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी, ठीक है। अब वहां पे वो लेंथ दे देगा, टोटल लेंथ ऑफ द छत या जमीन से खिड़की की ऊंचाई दिया हुआ रहेगा, तो उस टाइम आपको वो फाइंड करना होगा। तो ये कॉन्सेप्ट काफी मतलब जरूरत पड़ेगा हम लोगों को, कि ठीक है कि जैसे कि जमीन पे गिरेगा तो कितना होगा, ऊपर में रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितना, वो तो सारे चीज इस कॉन्सेप्ट को आप दूसरी जगह भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये इसको थोड़ा सा बोलेंगे, नोट करके दिमाग में जरूर रखिएगा। मैं इससे भी सवाल दूंगा, और सोच रहे कि ऑब्जेक्टिव में भी एक थोड़ा सा लॉन्ग लॉन्ग टाइप का दूं, ठीक है, देखते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि कोई ऑब्जेक्ट 3 पोजीशन लिया, तीनों जगह पे जो हमारा टोटल मैकेनिकल एनर्जी हुआ mgh आया, दैट मीन्स वह कंजर्व होता है, या फिर कह सकते हैं वो कांस्टेंट होता है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ये सिस्टम कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे वो कोई भी पोजीशन में हो, चाहे वह कहीं भी हो। ठीक है, क्लियर है ये। और ये काफी इम्पोर्टेंट, ये जो चैप्टर का ये काफी इम्पोर्टेंट चीज है। इससे नॉमिकल प्रॉब्लम काफी हो सकता है, नॉमिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है, और एग्जाम के व्यू से ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारा था एनर्जी वाला पार्ट, वर्क, पावर एंड एनर्जी, तीन चीज होता है। तो हमने पहले देखा वर्क को, फिर एनर्जी को देखा, अब हम लोग इंटर कर रहे हैं पावर पार्ट में। ठीक है, तो पावर इज नथिंग द रेट ऑफ डूइंग वर्क और एनर्जी ट्रांसफर्ड एंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पावर। ठीक है, अब हम देख रहे थे वर्क जो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क था। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कैपेसिटी ऑफ वर्क डूइंग इज कॉल्ड एनर्जी। अब यहाँ पे है द रेट ऑफ डूइंग वर्क, या फिर एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, कि एक ऑब्जेक्ट जो एनर्जी ट्रांसफर करेगा, ठीक है, उसको हम कहते हैं पावर। इफ W बी द वर्क डन इन टाइम t, अगर कोई W वर्क होता है t टाइम में, दैट मीन्स उसका जो पावर होगा वर्क डन बाय टाइम टेकन, ये कितना वर्क किया कितना टाइम में, वो W बाई t होगा। तो ये हमारा है पावर। ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका यूनिट हमारा है ml2 T⁻³ और इसका अगर मैं बात करूं, ये डायमेंशन है। ये यूनिट के बारे में बात करूं तो यूनिट आप लोग निकाल सकते हैं, वर्क का क्या होता है जूल, और टाइम का होता है पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा हमारा जूल पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, ऐसा यूनिट हम लोग कहेंगे जूल पर सेकेंड, और इसी को कहेंगे वाट। ठीक है, पावर क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कोई ऑब्जेक्ट किस रेट से वर्क करता है, दैट मीन्स वन यूनिट टाइम में कितना वर्क कर पाता है, उसी को उसका हम पावर कहेंगे। डायमेंशन हमने देखा। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होता है जूल पर सेकेंड, दैट मीन्स उसको हम वाट कहेंगे। सीजीएस सिस्टम में अर्ग पर सेकेंड। देखिए, इन चीजों को याद रखने का एक ही तरीका, इसको कोरिलेट कर लीजिए आप। जूल इन सीजीएस सिस्टम, सॉरी एसआई सिस्टम, सीजीएस सिस्टम में अर्ग होता है। तो इसको कहीं भी अगर दूसरे वन सिस्टम से अदर सिस्टम में जाना पड़े तो आप इजीली से जा सकते हैं, वहां पे कोई डाउट या फिर कोई कंफ्यूजन होने की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सीजीएस सिस्टम और अर्ग में, और हमको ये कन्वर्ट भी करना पड़ता है जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या सॉल्विंग में जाते हैं, तो हमें कन्वर्ट भी करना पड़ता है। अर्ग में दिया हुआ रहेगा, उसको जूल में मुझे जाना पड़ेगा, तो
थोड़ा सा सब कॉन्सेप्चुअल चीज है और उसको कोरिलेट करना सीख लीजिएगा तो आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होगी। इन बेस यूनिट केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। अब ये 1 वाट होता क्या है, डेफिनेशन ऑफ वाट, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ वाट कि वाट आखिर होता क्या है। तो इफ 1 जूल वर्क इज डन बाय ए फोर्स इन 1 सेकेंड, अगर 1 जूल वर्क किया जाए, ठीक है, किसी फोर्स के द्वारा कितना टाइम में, 1 सेकेंड में, तो हम कहेंगे उसका जो पावर होगा 1 वाट होगा। दूसरा, 1 जूल ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड, हम कह सकते हैं द पावर इज सेड टू बी 1 वाट, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 1 जूल एनर्जी अगर ट्रांसफर्ड हो कोई ऑब्जेक्ट से 1 सेकेंड के लिए, तो हम कहेंगे कि उसका पावर वाट, जो पावर होगा वह 1 वाट होगा, ठीक है। तो इसको याद रखने का 2 तरीका है, 2 चीज मैंने लिखा है कि एनर्जी ट्रांसफर भी हो सकता है और दूसरा वर्क डन भी हो सकता है। तो 1 जूल वर्क डन बाय ए फोर्स इन 1 सेकेंड, कहेंगे उसका जो पावर होगा वह 1 वाट होगा। और दूसरा, अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 जूल एनर्जी ट्रांसफर करता है 1 सेकेंड में, 1 जूल एनर्जी ट्रांसफर इन 1 सेकेंड, दैट, तो फिर कहेंगे कि द पावर ऑफ द बॉडी इज 1 वाट, ठीक है। तो ये वाट हो गया। कुछ रिलेशन है या फिर कुछ चीजें हैं जिसकी जरूरत हमें पड़ता है, किलोवाट, किलोवाट दैट मीन्स 1 किलो वाट इक्वल टू होता है 1000 वाट। मेगावाट दैट मीन्स होता है 1 मेगावाट इक्वल टू 10 टू द पावर 6 वाट। एंड हॉर्स पावर, जो हम लोग हॉर्स पावर देखते हैं, बात करते हैं कि 1 HP इक्वल टू 746 वाट होता है, 746 वाट। तो ये जो 1 HP इक्वल टू, काफी जब कोई पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम होता है तो वहाँ काफी बार ये पूछा जाता था, बहुत छोटा क्वेश्चन है, या फिर आपके इंटरव्यू जब भी होता है तो फिर 1 HP इक्वल टू पावर की से जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो मेनली यहीं से सब चीजें, 1 किलोवाट इक्वल टू आप कितना होता है, मेगावाट इक्वल टू कितना होता है, हॉर्स पावर इक्वल टू कितना होता है। तो ये था हमारा ये चैप्टर, वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी यहाँ तक का थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ कंप्लीट हुआ। इसका कुछ न्यूमेरिकल पार्ट भी होगा जो हम लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो ये जितना भी आज हमने डिस्कस किया, मैं सबसे जानना चाहूँगा कि कहाँ पे किसको क्या क्या प्रॉब्लम हुई या फिर नहीं हुई। फिर मैं वहाँ से कुछ थोड़ा सा फीडबैक चाहूँगा आप लोगों से कि फीडबैक हमें ये बता रहा है कि आप लोग कितने आसानी से कितना दूर तक चैप्टर को समझे। मैं थोड़ा सा फीडबैक भी देना चाहूँगा आप लोगों से इस चैप्टर के बारे में। तो किसी को अभी तक अगर प्रॉब्लम है चैप्टर में, इस चैप्टर वर्क, पावर, एनर्जी काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसका यूज पूरे इंजीनियरिंग में आपको आएगा, इसलिए इस चैप्टर पे मैंने भी बहुत ज्यादा फोकस दिया है, बहुत ज्यादा टाइम दिया है और बहुत ज्यादा स्लाइड भी बनाया है। देखिए आपके सामने 62 या 63 स्लाइड है, एक चैप्टर में इतना तक कोई इसमें भी स्लाइड नहीं दिया है। तो ये चैप्टर काफी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसलिए आप लोग थोड़ा सा इसको देखिए और मुझे बताइए कि आप, अभी मैं जानना चाहूंगा कि कहाँ कहाँ क्या परेशानी हुई आप लोगों को चैप्टर में, टॉपिक को, कंटेंट को समझने में। प्लीज फीडबैक। तो क्या मैं ऐसा मान लूं कि सारा चीज आप लोगों का क्लियर है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम, डाउट, कंफ्यूजन, किसी भी तरह की कोई परेशानी? नो सर। ओके, चलिए ठीक है। तो फिर आज का जो क्लासेस था न्यूमेरिकल पार्ट पे मैं आज नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट है, लेकिन इसको थोड़ा सा एक बार मैं आप लोगों के साथ एक बार फिर से मैं स्लाइड को दिखाना चाहता हूँ कि आज के क्लासेस में क्या क्या हुआ है, ठीक है। और इसका पीपीटी आप लोगों को आज मिल जाएगा। देखिए रिस्टोरिंग फोर्स, ये जो कॉन्सेप्ट था हमारा वो इलास्टिसिटी से रिलेटेड था कि रिस्टोरिंग फोर्स क्या था। फिर हुक्स लॉ को मैंने यहाँ पे यूज किया, हुक्स लॉ को यूज करने के बाद हमने इलास्टिक जो स्प्रिंग कांस्टेंट को समझा। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या कहता है, मेनली स्प्रिंग कांस्टेंट हमें ये बताता है कि स्प्रिंग कितना सॉफ्ट होगा और या फिर कितना हार्ड होगा, ये हमें बताता है स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट न्यूमेरिकली इक्वल होता है व्हेन, जब हम उसका जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंग को अगर मैं यूनिट मानूं, दैट मीन्स जो फोर्स होगा वह जो ये हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट के वह इक्वली होता है, न्यूमेरिकली इक्वल होता है ये। नेक्स्ट है इसका डायमेंशन के बारे में। तो फोर्स का डायमेंशन हम लोग जानते हैं mLT
और x is the displacement or distance, that means the dimension of x equal is l, तो फिर l टू द पावर 0 हो जाएगा। इसको हम अच्छा और एक फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा कि m l टू द पावर 0 और t टू द पावर -2, ठीक है। ये भी डायमेंशन फॉर्मूला है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k का, तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर, और सीजीएस में इसको हम कहेंगे डायन पर सेंटीमीटर, ठीक है, डायन सेंटीमीटर, याद रखिएगा इसको। फिर आ गए थे हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होता है कि जब कोई स्प्रिंग में कोई वर्क डन किया जाता है तो वही वर्क डन स्प्रिंग में स्टोर हो जाता है एज ए पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद था एक्सप्रेशन ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिया था। यहाँ पे थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ, क्या है कि ये यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाली बातें हैं, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिपीट करता हूँ कि ये कैसे हुआ है, ठीक है। ये जो रिस्टोरिंग फोर्स था हमारा, रिस्टोरिंग फोर्स है वो सॉरी एक्सटर्नल फोर्स, दैट मीन्स जो हम लोग अप्लाई करते हैं ऑन द बॉडी। सपोज कीजिए एक बॉडी है, इसको डिफॉर्म करने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया, तो यह डिफॉर्म हुआ, तो ये एक्सटर्नल फोर्स जो होता है वह ऑपोजिट होता है और इक्वल होता है रिस्टोरिंग फोर्स के। अगर मैं इसको एक्सटर्नल फोर्स कहूँ तो ये रिस्टोरिंग फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसलिए ये डायरेक्शन यहाँ पे नेगेटिव दिया गया, नेगेटिव डायरेक्शन शो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अगला है कि अगर यहाँ पे फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम था तो cos थीटा इक्वल टू 1, तो हमारा आ गया kx इंटू डी, ये क्या आ गया, वर्क डन जो है स्प्रिंग में जो वर्क डन हमें करना पड़ा। दूसरा है इस वर्क डन को इंटीग्रेशन किए है, आप लोग का मैथमेटिक्स में भी है इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन करने के बाद जो हमारा वर्क डन आया, यही वर्क डन स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, और इसी एनर्जी को कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये काफी नया चीज था, और ये नेक्स्ट वाला तो काफी इजी भी था आप लोगों के लिए। 3 जगह पे एक ऑब्जेक्ट का 3 पोजीशन है, 3 पोजीशन पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, वो हमेशा कंजर्व रहता है या फिर कांस्टेंट रहता है। तो आज का हमारा ये टॉपिक था, और ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विथ इकोनॉमिकल प्रॉब्लम के साथ, ठीक है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।